मॉर्निंग क्लास 8। कैसे हैं आप सभी? चलिए, बहुत ही बढ़िया। आज हम व्याकरण में हमारा एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, कारक। ठीक है, अभी तक हम व्याकरण में उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, संधि, समास, लिंग, वचन पढ़ चुके हैं, है ना। आज हम हमारा नया चैप्टर पढ़ेंगे, कारक, है ना। इससे पहले हम व्याकरण में 6 चैप्टर हमारे कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, उम्मीद है आपने उन सभी चैप्टर्स को अपनी कॉपी में लिख लिया होगा, है ना। और नहीं लिखा है तो अभी लिख लेना, क्योंकि यूनिट टेस्ट के बाद जो मंथली आपके वीकली टेस्ट हो रहे हैं, उस टेस्ट के बाद आपकी कॉपी फिर से बुलाई जाएगी और चेक की जाएगी, है ना। तो आपको कॉपी में लिखा होना चाहिए जहाँ तक पढ़ा दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर, कारक। कारक का अर्थ क्या होता है पहले देखते हैं, है ना। कारक का अर्थ है कि क्रिया को करने वाला या क्रिया को करने वाला प्रत्येक वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध होता है। अब हमारे पास संज्ञा शब्द है और सर्वनाम शब्द है, दो शब्द होते हैं। ठीक है, वो ही कर्ता होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम कर्ता होंगे। अब कर्ता का संबंध क्रिया के साथ कौन बता रहा है, किस तरह के शब्द बता रहे हैं, ठीक है, उन्हें हम कारक की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, अब इसकी परिभाषा देखते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम का सही रूप जो उसका संबंध क्रिया के साथ बताता है, कारक कहलाता है ना। संज्ञा या सर्वनाम का सही रूप जो उसकी क्रिया के साथ संबंध बताता है, वह कारक कहलाता है। ठीक है, अब संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से क्या संबंध है, क्रिया क्या हो रही है ना। तो उनके बीच को जोड़ने वाले कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जो हमें उसका अर्थ बताते हैं या उसे जोड़ करके रखते हैं। तो उन शब्दों को हम कारक कहते हैं, जिनके माध्यम से कोई कार्य को करने के बारे में बताया जा रहा हो, या संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया से कोई ना कोई संबंध जोड़ रहा हो, उस शब्द को हम कारक कहते हैं। ठीक है, एक तो उदाहरण से समझते हैं कि वीरेश ने कहानी सुनाई, है ना। एक हमारे पास उदाहरण है कि वीरेश ने कहानी सुनाई। अब वीरेश कौन हो गया भाई? वीरेश जो हो गया वो इसमें कर्ता हो गया, काम को करने वाला। कहानी सुनाई, सुनाना जो है वो क्रिया हो गई। ठीक है, और उद्देश्य हमारा हो गया कहानी। शब्द में महत्वपूर्ण चीज होती है कर्ता, क्रिया और उद्देश्य, ये 3 चीजें होनी चाहिए, तब वो हमारा वाक्य बन पाता है ना। तो कर्ता तो हो गया वीरेश, फिर सुनाना क्रिया, कहानी उद्देश्य हो गई। लेकिन एक शब्द आया ने, ना, वीरेश ने कहानी सुनाई। तो ने जो है वो इनके बीच का संबंध बता रहा है, किनके बीच में, क्रिया और कर्ता के बीच में, है ना। कहानी किसने सुनाई? वीरेश ने, है ना। मान लो यदि इस तरह से बोला जाए कि वीरेश कहानी सुनाई, वीरेश कहानी सुनाई, तो यह वाक्य की दृष्टि से अशुद्ध होगा, है ना, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं कि क्रिया किसके द्वारा की जा रही है ना। वीरेश कहानी सुनाई, क्योंकि इसमें स्पष्ट नहीं है कि वीरेश के द्वारा ही कहानी सुनाई गई है ना। हो सकता है वीरेश कहानी का नाम हो, यहाँ से इस तरह से भी अर्थ निकलता है वीरेश कहानी सुनाई, कि हो सकता है कि कहानी का नाम ही वीरेश हो, है ना, या कहानी लिखने वाले का वीरेश हो। तो यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो पाता है बिना कारक के कि क्रिया और कर्ता के बीच में संबंध किस तरह का है। तो क्रिया और कर्ता के बीच में संबंध को स्पष्ट बताने वाले को हम कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि वीरेश ने कहानी सुनाई। अब यहाँ पर ने शब्द जो है वो कर्ता और क्रिया के बीच में संबंध को जोड़ रहा है कि कार्य जो किया गया है वो वीरेश के द्वारा किया गया है। कहानी सुनाने का काम जो है, कहानी सुनाने की जो क्रिया है वो वीरेश के द्वारा की गई है, हम यहाँ से स्पष्ट कर सकते हैं। चलिए, तो एक उदाहरण देते हैं कि मंदिरा चित्र बनाती है। अब मंदिरा नाम से लड़की है, वो क्या करती है? चित्र बनाती है।
मंदिरा चित्र बनाती है। ठीक है, एक और है गरिमा ब्रश से रंग करती है। अब यहाँ क्या आया, से शब्द आया है। ठीक है, गरिमा ब्रश से चित्र बनाती है, ठीक है, या रंग करती है। वंदना का भाई नटखट है ना, किसका भाई नटखट है, वंदना का, है ना, उसमें का आया है। तो इन सभी वाक्यों में कोई ना कोई क्रिया है जिनका संबंध संज्ञा पदों से है तथा इन संज्ञा पदों का क्रिया से संबंध बनाने के लिए ने, से, के चिन्ह प्रयुक्त हुए हैं। इन चिन्हों को कारक चिन्ह या परसर्ग कहा जाता है। ठीक है, अब हमने जो उदाहरण अभी तक पढ़े हैं कि वीरेश ने कहानी सुनाई, यहाँ पर ने एक शब्द आया है ना। गरिमा ब्रुश से चित्र रंग करती है, तो से एक शब्द आया है इसमें। वंदना का भाई नटखट है, तो का शब्द आया है। ठीक है, तो ये सभी कोई ना कोई शब्द ऐसे हैं जो बीच में आकर के उसके क्रिया के बीच में संबंध बता रहे हैं, कर्ता और क्रिया के बीच में संबंध बता रहे हैं, संज्ञा और क्रिया के बीच में संबंध बता रहे हैं। तो ये एक दूसरे को, इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये कारक है। ठीक है, कि कारक मतलब कार्य को करने वाला या क्रिया को करने वाला। ठीक है, तो क्रिया किसके द्वारा होती है, संज्ञा के द्वारा। ठीक है, संज्ञा के द्वारा क्रिया हो रही है तो उन्हें ही वो बताता है ना, उनके बीच के संबंध को बताता है। चलिए आगे पढ़ते हैं कारक के भेद। अब कारक के कितने भेद होते हैं ये देखते हैं। तो कारक के भेद 8 होते हैं। ठीक है, 8 भेद माने गए हैं कारक के। पहला है कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, छठवा संबंध, सातवां अधिकरण, आठवां संबोधन। ये 8 कारक हैं। इनके आधार पर हम बता सकते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम के बीच, संज्ञा सर्वनाम और क्रिया के बीच में किस तरह का संबंध है। ठीक है, अब इन कारकों की विभक्ति भी होती है ना, कि विभक्ति का मतलब है कि वो किस रूप में आएंगे, किस प्रकार में आएंगे। ठीक है, कि जैसे कि कर्ता किस रूप में आएगा, ने, है ना। कर्ता की विभक्ति क्या मानी गई, ने, मतलब काम किसके द्वारा किया गया है तो उसके बीच में ने शब्द आता है। जैसे कि हमने पढ़ा था वीरेश ने, वीरेश क्या हो गया, कर्ता हो गया। ठीक है, तो वीरेश के स्थान, वीरेश के बाद क्या है, ने, उसको जोड़ने का काम किसने kiya, ने। कर्म, कर्म के साथ क्या आएगा, को। करण कारक के लिए क्या आएगा, करण कारक के साथ आएगा से, के द्वारा। संप्रदान के लिए क्या आएगा, को, के लिए। संप्रदान के साथ आएगा को, के लिए। अपादान, अपादान के लिए आएगा से, होना। संबंध, संबंध किस चीज से रहेगा, का, के, की, रा, रे, री, है ना, इनके माध्यम से संबंध बताएगा। अधिकरण में, पर, है ना। अधिकरण किस किस चीज से बताएगा, 2 शब्दों से, में और पर। संबोधन, संबोधन क्या होगा, ए, अरे, ओ, हे, है ना, इस तरह के शब्दों से संबोधन कारक के बारे में बताया जाएगा। चलिए आज हम इतना ही पढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इन कारकों के भेद और उनकी परिभाषाएं और उनके उदाहरण, और इन कारकों को विस्तृत रूप से हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।